हेलो फ्रेंड्स, हम इम्यूनो टेक्निक्स पढ़ रहे थे। इम्यूनो टेक्निक्स में हम ऑलरेडी देख चुके थे इम्यूनो टेक्निक्स होती क्या है, और इसके अंदर जो हमने पहली इम्यूनो टेक्निक पढ़ी थी वो एलाइजा पढ़ी थी, जिसके मेरे 4 वीडियोज़ हैं जो हम ऑलरेडी देख चुके थे। अब हम पढ़ रहे थे रेडियो इम्यूनो एसे। तो रेडियो इम्यूनो एसे के अंदर हमने देखा था कि ये होता क्या है, इसका प्रोसीजर क्या होता है, क्या क्या चीज़ें इसमें रिक्वायर्ड होती हैं। इस थर्ड पार्ट के अंदर हमें कुछ क्वेश्चंस देखने हैं प्रीवियस ईयर के, और जो अभी तक रेडियो इम्यूनो एसे में आए हैं, और कुछ जो रिमेनिंग एडवांटेज डिसएडवांटेज और रेडियो इम्यूनो एसे से रिलेटेड कुछ एस्पेक्ट्स जो बाकी थे वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो पहला एस्पेक्ट है कॉन्जुगेट प्रिपरेशन। कॉन्जुगेट प्रिपरेशन क्या होता है? कॉन्जुगेट का मतलब होता है जब आप एक हैप्टन क्या होता है, जैसे कोई ड्रग है उसको किसी कैरियर के साथ में कंबाइन करते हैं तो वो कॉन्जुगेट कहलाता है। तो हैप्टन प्लस कैरियर इज कॉन्जुगेट। कैरियर क्या होता है? प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड। व्हाट इज एन हैप्टन? हैप्टन बेसिकली क्या है? आपका एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट है। तो जब आप एक एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट को एक प्रोटीन के साथ में कंबाइन करते हो उसको आप कॉन्जुगेट कहते हो। कॉमन कैरियर्स जो प्रोटीन हम यूज़ करते हैं कैरियर्स के जैसे, वो होते हैं गामा ग्लोबुलिन, एल्ब्यूमिन या सिंथेटिक पेप्टाइड्स। बहुत सारे रिएक्टिव ग्रुप्स प्रोटीन के अंदर जो है वो कॉन्जुगेशन के लिए हेल्प करते हैं। वो रिएक्टिव ग्रुप्स कौन से हैं? टर्मिनल अमाइनो ग्रुप, कार्बोनाइल ग्रुप, फिनोलिक ग्रुप। टायरोसिन के अंदर फिनोलिक ग्रुप होता है और सिस्टीन के अंदर सल्फहाइड्राइल ग्रुप होता है। ये कॉन्जुगेट बनाने में हेल्प करते हैं। कॉन्जुगेट को बनाने के बहुत सारे मेथड होते हैं, जैसे डाई एजोटाइजेशन मेथड, ग्लूटराल्डिहाइड रिएक्शंस। इन सारे मेथड से हम कॉन्जुगेट बनाते हैं। कॉन्जुगेट हमें क्यों बनाना है? क्योंकि जो भी आप एंटीजन यूज़ कर रहे हो, प्योर एंटीजन या फिर रेडियो लेबल्ड एंटीजन, वो बनाने के लिए आपको कॉन्जुगेट प्रिपरेशन करनी होती है। प्रोसीजर हम देख लेते हैं। रिया का प्रोसीजर क्या है? तो पहला जो आप एक चीज़ लेते हो वो होता है आपका ब्लैंक। ब्लैंक में क्या होता है? एंटीबॉडी होती है और एंटीजन होता है। तो आपका जो ब्लैंक है, क्योंकि आप कंपेयर कर रहे होते हैं, तो ब्लैंक में आपने एंटीबॉडी और एंटीजन ले रखा है। ये एंटीजन अनलेबल्ड है और ये एंटीबॉडी भी अनलेबल्ड है। दूसरा आपका कैलिब्रेटर होता है। कैलिब्रेटर में आप अनलेबल्ड एंटीबॉडी लेते हो, अनलेबल्ड एंटीजन लेते हो और प्योर एंटीजन लेते हो। प्योर एंटीजन जो है ये बेसिकली कौन सा होता है? मैं यहाँ जो एंटीजन बता रही थी ये लेबल्ड है, रेडियो एक्टिवली लेबल्ड एंटीजन है। तो आपने ब्लैंक में एंटीबॉडी ले रखी है और एंटीजन रेडियो एक्टिवली लेबल्ड ले रखा है। कैलिब्रेटर के अंदर आपने अनलेबल्ड एंटीबॉडी और लेबल्ड एंटीजन लिया, और ये जो प्योर एंटीजन है इसकी अमाउंट आपको पता है कि 1 नैनोग्राम है या 2 नैनोग्राम है। एंड थर्ड में आप सैंपल लेते हो, तो इस सैंपल में एंटीबॉडी हुई, लेबल्ड एंटीजन हुआ, और जो सैंपल एंटीजन है इसमें आपको पता ही नहीं है कि एंटीजन किस अमाउंट का है। तो प्रोसीजर में बेसिकली हम 3 स्टेप्स यूज़ करते हैं। पहले आप ब्लैंक डालते हो। ब्लैंक में हमेशा आपकी रेडियो एक्टिविटी 100% होती है, क्योंकि जितने भी एंटीजन हैं सारे रेडियो एक्टिवली लेबल्ड हैं और वो सारी एंटीबॉडी साइट्स को बाइंड कर देंगे। तो आपका जो माइक्रोटाइटर वेल है वो 100% रेडियो एक्टिविटी शो कर रहा होगा। और सेकंड वाला जो वेल है, जो कैलिब्रेटर है, इसमें आप क्या कर रहे होते हो? लेबल्ड एंटीजन तो डालते ही हो, प्लस आप प्योर एंटीजन डालते हो जिसकी अमाउंट आपको पता है, जो अनलेबल्ड है। तो कॉम्पिटिटिव रिप्लेसमेंट होता है, तो इसमें रेडियो एक्टिविटी कुछ कम हो जाती है। और थर्ड वाले में जब हम इससे स्टैंडर्ड कर्व बना चुके होते हैं, तो हम थर्ड वाला जो स्टेप होता है उसमें हम सैंपल पोर करते हैं सेम वेल के अंदर। तो उसकी मदद से आपको एक स्टैंडर्ड कर्व के कैलिब्रेटेड फॉर्म से आप उसमें अननोन सैंपल में कितना एंटीजन प्रेजेंट है ये फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सेपरेशन टेक्निक। बाउंड और अनबाउंड एंटीजन हटाने के लिए कुछ टेक्निक फॉलो की जाती है, उसे हम सेपरेशन टेक्निक कहते हैं। सेपरेशन टेक्निक जो एंटीबॉडी से बाउंड एंटीजन है और जो फ्री वेल के अंदर इधर उधर बाउंड है उनको रिमूव करना होगा, नहीं तो रेडियो एक्टिविटी रॉन्ग मेजर होगी। इसके लिए आप जो सेपरेशन टेक्निक यूज़ करते हो वो 2 तरह के मेथड आप यूज़ कर सकते हो, फिजिकल मेथड या केमिकल मेथड।
फिजिकल मेथड में आता है, आप आइदर फिल्टर कर सकते हो, क्रोमेटोग्राफी यूज़ कर सकते हो, इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज़ कर सकते हो, या चारकोल डेक्सट्रन एब्जॉर्प्शन को यूज़ कर सकते हो। केमिकल मेथड्स में बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट आते हैं जैसे कि इथेनॉल, डाइऑक्सेन, पीईजी, अमोनियम सल्फेट। ये सारे जो केमिकल्स हैं ये सेपरेशन में हेल्प करते हैं। अब हम देख लेते हैं रेडियो इम्यूनो एसे की एडवांटेज क्या है। ये बहुत ही सेंसिटिव मेथड है और इसमें हम एंटीजन की कंसंट्रेशन मेजर कर सकते हैं बिना बायो असेसमेंट किए हुए। इसमें जो हमें सैंपल चाहिए वो बहुत कम अमाउंट में भी हो, मतलब 1/1,000,000th ऑफ अ ग्राम अमाउंट में भी प्रेजेंट हो, तब भी हम उसके अंदर प्रेजेंट एंटीजन मेजर कर सकते हैं। ये जो है ये बहुत ही स्पेसिफिक होता है क्योंकि एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्शन हाईली स्पेसिफिक होता है। थर्ड इसका एडवांटेज है, ये एक इनडायरेक्ट मेथड है एनालिसिस का, एंड क्योंकि हम कैलिब्रेट करके फिर कर्व के थ्रू फाइंड आउट करते हैं। एंड फोर्थ इसका जो एडवांटेज है वो ये है कि ये एक तरह का सैचुरेशन एनालिसिस है और इसके अंदर जो हम रिएजेंट यूज़ करते हैं वो बहुत ही कम अमाउंट में यूज़ करते हैं। डिसएडवांटेज देख लेते हैं रेडियो इम्यूनो एसे का। ज़्यादा लंबा समय लगता है डिटेक्शन के लिए, क्योंकि जो हमारे रेडियो आइसोटोप्स हैं उनका एक हाफ लाइफ होता है, तो उसके बेसिस पे जो भी आप रिएजेंट यूज़ कर रहे हो इसको थोड़ा सा डिटेक्शन में ज़्यादा समय लगता है। रेडियो एक्टिव आयोडीन जो मोस्ट प्रेफर्ड होती है वो सस्ती नहीं मिलती है, इट्स नॉट दैट चीप। थर्ड इसका डिसएडवांटेज है, क्योंकि आप रेडियो आइसोटोप्स यूज़ कर रहे हो तो पॉसिबिलिटी है हेल्थ हैजार्ड्स की ड्यूरिंग हैंडलिंग। फोर्थ इसका एडवांटेज है कि जितने भी रिएजेंट्स हैं वो एकदम स्पेसिफिकली ऐड करने चाहिए आपको, उसमें थोड़ी भी गड़बड़ तो रिज़ल्ट ख़राब आ जाएगा। ये एक लिमिटेड ऐसे रेंज है और इसको ऑटोमेटिकली परफॉर्म करना डिफ़िकल्ट है। यहाँ कोई लीनियर रिलेशनशिप नहीं है एनाइलेट की कंसंट्रेशन में और सिग्नल रिस्पॉन्स में, ये भी एक इसका डिसएडवांटेज है। तो यहाँ हमने रेडियो इम्यूनो एसे पढ़ा है और अब हम इसको काउंट करने के लिए भी हमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम चाहिए होता है। अब हम इसकी एप्लीकेशन देख लेते हैं। एप्लीकेशन, इसको हार्मोन्स, विटामिन्स, मेटाबोलाइट्स और डायग्नोस्टिक मार्कर के एनालिसिस के लिए यूज़ किया जाता है। हार्मोन्स जैसे कि आप ACTH है, FSH है, T3, T4 ग्लूकागन, इंसुलिन, टेस्टोस्टेरॉन, विटामिन B12, प्रोस्टाग्लैंडिन एंड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ये वाले हार्मोन्स आप इसमें यूटिलाइज कर सकते हो डिटेक्ट करने के लिए रेडियो इम्यूनो एसे के थ्रू। दूसरा इसका यूज़ है, अगर आपको कोई थेरेपी परफॉर्म की है और आपको मॉनिटर करना है कि वो ड्रग की अमाउंट कितनी प्रेजेंट है अभी भी ब्लड के अंदर, जैसे कि कौन सी ड्रग, बारबिट्यूरेट्स, डिजॉक्सिन, मॉर्फिन, इस तरह की ड्रग्स की मॉनिटरिंग के लिए भी ये वाली टेक्निक को यूज़ किया जाता है। इस वाली टेक्निक को हम इन्फेक्शन को डिटेक्ट करने के लिए भी यूज़ करते हैं, जैसे HIV इन्फेक्शन है या हेपेटाइटिस A है या B है, इस तरह के इन्फेक्शंस भी आप डिटेक्ट करने के लिए ये वाली टेक्निक यूज़ करते हो। इस टेक्निक को हम ट्यूमर मार्कर्स डिटेक्ट करने के लिए भी यूज़ करते हैं। ट्यूमर मार्कर्स जैसे कि अल्फा फीटोप्रोटीन सेल के ऊपर प्रेजेंट होता है, तो ये हम डिटेक्ट कर सकते हैं इस टेक्निक के थ्रू। कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन CEA, BHCG फॉर कोरोइड कार्सिनोमा, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, इस तरह की चीज़ें हम इससे डिटेक्ट कर सकते हैं। रेडियो इम्यूनो एसे का कुछ नॉन क्लिनिकल एप्लीकेशन भी होता है, जैसे आप इसे वेटेनरी साइंस में यूज़ कर सकते हो, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में यूज़ कर सकते हो, ड्रग इंडस्ट्री में यूज़ कर सकते हो, फॉरेंसिक साइंस एंड एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग में भी इसको यूटिलाइज किया जा सकता है। अब हम देखेंगे CSIR नेट के पास्ट ईयर के क्वेश्चंस। रेडियो इम्यूनो एसे में अब तक 2 क्वेश्चंस आए हैं, तो हम वो 2 क्वेश्चंस देख लेते हैं। 2012 जून का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन लिया हुआ है, तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन को क्या किया है, रेडियो लेबल किया है, ट्राइशिएटेड ट्रीटियम से इसको रेडियो लेबल किया हुआ है। तो एक रेडियो लेबल्ड हार्मोन को आप रिया के कॉकटेल में ऐड कर रहे हो। इस हार्मोन को क्या मान सकते हैं हम, एंटीजन के जैसे मान सकते हैं।
तो इस टेक्निक में आप ये हार्मोन, रेडियो लेबल्ड हार्मोन किस में ऐड कर रहे हो, माइक्रो टाइटर वेल के अंदर ऐड कर रहे हो। और फिर जब आप वॉशिंग करते हो और रेडियो एक्टिविटी मेजर कर रहे हो कि कितने रेडियो लेबल्ड हार्मोन बाइंड हुए हैं, तो जो ऑब्जर्वेशन है ये देखने को मिली है और उसको आपको एक्सप्लेन करना है। पहला जो ऑब्जर्वेशन है, जब इसको ये देखा गया तो रेडियो एक्टिविटी नहीं ऑब्जर्व हुई थी, जबकि ऐसा एक्चुअली क्या होता है कि जब भी आप मैंने आपको प्रोसीजर में बताया था, आप जब रेडियो एक्टिव कोई भी सब्सटेंस डालते हो माइक्रो टाइटर वेल में तो 100% रेडियो एक्टिविटी शोन होती है। अब यहाँ पे आपने ये डाला भी है, रेडियो लेबल्ड हार्मोन डाला है, तो कितनी होनी चाहिए रेडियो एक्टिविटी, 100%, लेकिन क्या हो रही है, रेडियो एक्टिविटी 0% शो हो रही है। तो 4 इसमें रीजंस बताए हुए हैं और आपको इसमें से करेक्ट रीज़न बताना है। पहला रीज़न कहता है रेडियो एक्टिव हार्मोन इनसफिशिएंट है। ऐसा तो हो नहीं सकता है, कुछ भी अमाउंट में जाएगा तो कहीं ना कहीं तो बाइंड करेगा, और बाइंड अगर करेगा तो ऑब्वियसली जहाँ पे भी वो बाइंड करेगा तो कुछ अमाउंट की रेडियो एक्टिविटी शो करेगा। अब यहाँ तो वो रेडियो एक्टिविटी ना के बराबर बता रहा है। दूसरा ऑप्शन है जो रेडियो एक्टिव टैग है वो डिसोसिएट हो गया स्टोरेज के समय। ये पॉसिबिलिटी है कि अगर जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप है वो पहले ही डिके हो गया, हमने पहले से ही स्टोर करके रखा था और वो पहले से ही डिके हो गया, तो ये पॉसिबिलिटी है। एंटीबॉडी वॉज नॉट एडेड टू द कॉकटेल, ये भी पॉसिबल है। आपने ना माइक्रो टाइटर वेल के अंदर एंटीबॉडी ऐड नहीं किया था और आपने उसमें ये डाल दिया और वॉश ऑफ किया तो वो पूरा ही वॉश ऑफ हो गया क्योंकि बाइंडिंग ही नहीं हुई। और फोर्थ ऑप्शन है कि जो ट्रीशियम है, ट्राइटियम है, H3 की रेडियो एक्टिविटी जो होती है वो कम होती है। तो इसमें से आपको करेक्ट ऑप्शंस चूज़ करने हैं। भाई रेडियो एक्टिव आइसोटोप है तो उसकी रेडियो एक्टिविटी कम होती है, ऐसा कुछ नहीं है, वो रेडियो एक्टिविटी तो मेजर करेगा ही। तो ऑब्वियसली आपको क्लियरली दिख रहा है इसका आंसर B and C है इसका आंसर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं जो इसके अंदर आया था CSIR नेट में। रेडियो इम्यूनो एसे इंसुलिन के डिटेक्शन के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। इसके लिए हमने क्या किया, इंसुलिन को लेबल किया है I-125 से और फिर उसे मिक्स किया है। तो अब एक तो हमें नोन कंसंट्रेशन पता है एंटी इंसुलिन एंटीबॉडी की, तो अब एक नोन वॉल्यूम जो है पेशेंट के ब्लड का हम सैंपल में ऐड कर रहे हैं और कॉन्जुगेट प्रिपेयर हो रहा है, वही जो पूरा रेडियो इम्यूनो एसे का प्रोसीजर है वो पूरा हो रहा है। और जो बाउंड एंटीजन है फिर उसको सेपरेट भी कर रहे हैं हम अनबाउंड से और रेडियो एक्टिविटी मेजर कर रहे हैं, है ना, गामा काउंटर से। तो इनमें फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इस बात को प्रूफ करती है, मतलब कुछ जो ऑब्जर्वेशन है वो हमें इस तरह का देखने को मिलेगा और इसमें से फिर हमें करेक्ट ऑप्शंस भी चूज़ करने हैं। तो पहले मैं एक एक ऑप्शन आपको समझा देती हूँ। पहला ऑप्शन ये कहता है कि जो रेशो आपका निकलेगा रेडियो एक्टिव काउंट का, जो अनबाउंड एंटीजन होगा और जो बाउंड एंटीजन का होगा, अनबाउंड का ज़्यादा होगा और बाउंड का कम होगा, ये उन्होंने बताया। तो सपोज़ मैंने आपको बताया ना कॉम्पिटिटिव रिप्लेसमेंट होता है, तो अगर आपने इंसुलिन हार्मोन रेडियो एक्टिवली लेबल्ड डाला था और जब आपने नॉर्मल इंसुलिन डाला तो क्या होगा, ऑब्वियसली अनबाउंड के अंदर रेडियो एक्टिविटी ज़्यादा होगी और बाउंड के अंदर कम होगी, क्योंकि जो बाउंड है वो अनबाउंड मतलब रेडियो एक्टिव को रिप्लेस करेगा। तो इसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा करेक्ट लगती थी। रेशियो ऑफ रेडियो एक्टिव काउंट फॉर अनबाउंड एंटीजन टू द बाउंड वन इज़ मोर एट द एंड ऑफ रिएक्शन। सेकेंड देख लेते हैं। सेकेंड बोल रहा है रेशियो ऑफ रेडियो एक्टिव काउंट फॉर अनबाउंड एंटीजन टू बाउंड वन इज़ लेस एट द एंड ऑफ रिएक्शन, कम है, मतलब ये कह रहा है कि रेडियो एक्टिविटी ज़्यादा है। तो ये तो पॉसिबल नहीं क्योंकि कॉम्पिटिटिव रिप्लेसमेंट तो होता है, तो सेकंड इज नॉट करेक्ट। अब थर्ड ऑप्शन बता रहा है कि डायबिटिक पेशेंट अगर आप लेते हो तो डायबिटिक पेशेंट के अंदर हम क्या चीज़ डाल रहे हैं, अगर आप देखो तो इंसुलिन डाल रहे हैं। डायबिटिक पेशेंट में इंसुलिन की कमी है। अब इस डायबिटिक पेशेंट के अंदर जब आप रिया कर रहे हो तो रेडियो एक्टिव काउंट जो फ्री एंटीजन की है वो कम है देन नॉर्मल इंडिविजुअल की। सही बात है, क्योंकि ऑब्वियसली आप एक नॉर्मल इंडिविजुअल लोगे तो उसके अंदर क्या होगा कि जो रेडियो एक्टिव काउंट होगी फ्री एंटीजन की, जो अनबाउंड होगा ना, वो ज़्यादा होगी। क्यों होगी, क्योंकि रिप्लेस ज़्यादा हुआ है। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है,
कि डायबिटिक पेशेंट के अंदर जो है रेडियो एक्टिव काउंट जो अनबाउंड एंटीजन की है वो कम है। तो ये वाला जो ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। फोर्थ ऑप्शन बता रहा है कि डायबिटिक पेशेंट के अंदर जो रेडियो एक्टिव काउंट है फ्री एंटीजन की वो ज़्यादा है। ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट के पास में इंसुलिन है ही नहीं। तो फिर जब वो इंसुलिन है ही नहीं तो वो जो हमारा वॉश्ड ऑफ मटेरियल है सुपरनेट उसके अंदर कैसे मिलेगा हमें रेडियो एक्टिव फ्री एंटीजन। तो फोर्थ ऑप्शन गलत है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो फर्स्ट एंड थर्ड है। तो ये CSIR नेट के अंदर हमने रेडियो इम्यूनो एसे इम्यूनो टेक्निक्स का एक अनदर प्रोसीजर पढ़ा है। नेक्स्ट मेरे वीडियो में हम वेस्टर्न ब्लॉटिंग देखेंगे। और कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। माई सेल्फ डॉक्टर आरती शर्मा फ्रॉम सिद्धिविनायक इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज अजमेर। पसंद आए वीडियो तो लाइक ज़रूर करना। थैंक यू।